नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आने वाले 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस 72वां होगा, जिसे देश के लोग काफी जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम भी आपको स्वतंत्रता सेनानियों और 26 जनवरी पर विशेष स्टोरी दे रही हैं, जिससे आपको अपने महान देश भारत की आन बान शान स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी की कहानी पता चल सके। तो आज हम अपनी 7वीं स्टोरी में बता रहे हैं कि आखिर महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है और सरदार को यह नाम किसने दिया। जी हां, भारत के इतिहास की जब जब चर्चा होगी तो उसमें पटेल का नाम बेहद आदर के साथ लिया जाएगा। देश की आजादी के संघर्ष में सरदार ने जितना योगदान दिया, उससे ज्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक करने में दिया। जो आज आप नक्शा भारत का देख रहे हैं, वो नक्शा भारत के निर्माता और राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक रूप में एक नई दिशा देने वाले सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनके कठोर व्यक्तित्व में संगठन कुशलता, राजनीति, सत्ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति से उन्होंने नवजात गणराज्य की प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया, उसके कारण विश्व के राजनीतिक मानचित्रों में उन्होंने अमिट स्थान बना लिया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का प्रथम गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई थी। पटेल अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराने में कामयाब हुए। देशी रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और निर्विवाद रूप से पटेल का इसमें विशेष योगदान था। नीतिगत दृढ़ता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के पहले 3 साल तक सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। इन सबसे भी बढ़कर उनकी ख्याति भारत के रजवाड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में शामिल करने और भारत के राजनीतिक एकीकरण के कारण है। पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों का विलय किया जो स्वयं में संप्रभु थी। उनका अलग झंडा और अलग शासन था। सरदार पटेल ने आजादी के पूर्व ही पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए काम शुरू कर दिया। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहां की जनता ने विरोध कर दिया तो वो भागकर पाकिस्तान चले गए और इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। फिर जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव नहीं माना तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐतिहासिक फैक्ट्स के अनुसार सरदार पटेल ने लगभग 562 रियासतों को भारत में मिलाया। ये एकीकरण विश्व इतिहास का रिकॉर्ड है। भारत की ये रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में लेबुआ पट्टीदार जाति के एक जमींदार परिवार में हुआ था। वो अपने पिता झवेर भाई पटेल एवं माता लाडबाई की चौथी संतान थे। सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 16 साल की आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 1908 में पटेल की पत्नी की मौत हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने जब तक जिए दूसरी शादी नहीं की। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृत संकल्प पटेल ने अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने काफी मेहनत से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल
महात्मा गांधी के बाद अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार थे। गांधी जी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकृत होने से रोकने के प्रयास में अध्यक्ष पद की दावेदारी छोड़ दी और पटेल पर भी नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला। अंततः जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च 1931 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी 1932 में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। जुलाई 1934 में वो रिहा हुए और 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संगठन को संगठित किया। 1937-38 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। एक बार फिर गांधी जी के दबाव में पटेल को अपना नाम वापस लेना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ पटेल भी गिरफ्तार हुए और अगस्त 1941 में रिहा हुए। 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप करके जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वाइसरॉय ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए बुलाया। इस तरह यदि घटनाक्रम सामान्य रहता तो सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। उनकी मौत के 41 साल बाद साल 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, जो उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था। साल 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, क्या थे। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि पटेल से संबंधित जानकारी हमने जो दी है, हो सकता है कि इसमें काफी कुछ छूट गया हो, क्योंकि सबको समेटना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने पूरी मेहनत के साथ सरदार के जीवन को दिखाने और सुनाने की कोशिश की है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर।